बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम क्लास 11th का अंतिम चैप्टर जो कि दोलन तथा तरंगे हैं उसको शुरुआत कर रहे हैं। और ये एक आसान सा चैप्टर है और इसका वेटेज परीक्षा में अधिक मार्क्स का है, अर्थात यूपी बोर्ड में ये 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं और जानते हैं कि आवर्ती गति क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक निश्चित समय के में ये चक्कर पूरा कर लेती है। उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वो एक निश्चित समय में एक पूरा राउंड लगा लेता है। उसी तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो इन सभी उदाहरणों से पता लगता है कि यहां पर जो पिंड हैं, आकाशीय पिंड, वो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को पुनः दोहराते हैं और ये लगातार वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार की गतियों को हम आवर्ती गति कहते हैं। तो आवर्ती गति का की परिभाषा यदि लिखने को आती है तो हम इसी को लिख देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यदि कोई पिंड या कण एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसकी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। और उदाहरण के लिए जो है आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। तो इन सभी में एक निश्चित समयांतराल है सभी प्रकार की गतियों में, जिसमें कि वो एक चक्कर, एक राउंड अपना पूरा करते हैं और फिर से पुनः वही जो है गति को दोहराते रहते हैं। तो इन सभी प्रकार की गतियों को जो है हम आवर्ती गति कहते हैं। इसमें देखिए, आवर्ती गति को फिजिक्स में हम निरूपित करने के लिए, विशेष करके गणितीय रूप में निरूपित करने के लिए कुछ फलनों की आवश्यकता होती है जिनको हम आवर्ती फलन कहते हैं। तो जिस तरह से आवर्ती गति एक निश्चित समयांतराल के पश्चात दोहराई जाती है, उसी तरह से आवर्ती फलन क्या होते हैं, वे फलन जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे वे सभी फलन जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात पुनः अपने पूर्ववर्ती मान को प्राप्त कर लें, तो ऐसे फलनों को हम आवर्ती फलन कहेंगे। हमने यहां पर बोर्ड पे लिख रखा है, जब कोई पिंड या कण एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण, गणितीय रूप से आवर्ती गति को आवर्ती फलनों से व्यक्त करते हैं। आवर्ती फलन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन क्या है, वे फलन जो एक निश्चित समयांतराल टी के पश्चात अपना प्रारंभिक मान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम आवर्ती फलन कहते हैं। जैसे यदि कोई फलन एफ टी है, मतलब ये टी यदि समय है यहां पर, तो समय पर निर्भर कोई फलन है, समयांतराल कैपिटल टी के बाद पुनः एफ टी में परिवर्तित हो जाए तो हम एफ टी जो फलन है वो आवर्ती फलन कहेंगे। यानी एफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, यानी टी समय के पश्चात पुनः एफ टी में बदल जाता है, प्रारंभिक मान प्राप्त कर लेता है, तो हम ऐसे सभी फलनों को हम आवर्ती फलन कहेंगे। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसके जो व्युत्क्रम है, ये सभी जो हैं वो आवर्ती फलन हैं। और फिजिक्स में हम विशेष रूप से साइन थीटा, कॉस थीटा जो फलन हैं, इनको जो है आवर्ती फलनों के रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि ये फलन जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, वो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात पुनः अपने पूर्ववर्ती मान को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो अंतराल है वो 2 पाई रेडियन का है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 2 पाई
रेडियन कोण के पश्चात वो पुनः अपने पूर्ववर्ती मान को प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर हम इन फलनों को, यानी जो त्रिकोणमितीय फलन है, इनको हम आवर्ती फलन के रूप में आवर्त गति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करेंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें कि कैसे क्या हो रहा है। यहां पर देखिए, सभी त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती फलन हैं, क्योंकि 2 पाई रेडियन कोण के पश्चात वे अपने पूर्ववर्ती मान को प्राप्त कर लेते हैं। चित्र से समझ सकते हैं कि देखिए, यहां पर हम यदि 2 पाई कोण से, 2 पाई कोण कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे ये है, हमने वृत्त बनाया। अब मान लिया ये पूरा कोण जो होगा, ऐसे चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं, ये 2 पाई रेडियन का कोण होगा। इस बिंदु पर बनने वाला कोण जो है 2 पाई रेडियन का होगा, पूरा 360 डिग्री। अब यहां से कोई चले और यहां पर पहुंचे तो ये π/2 रेडियन हो गया। तो इस तरह से यहां पर पहुंचेगा तो पाई रेडियन हो जाएगा, और लौट करके जब पुनः ए बिंदु पर आ जाएगा तो 2 पाई रेडियन कोण चल चुका होगा। तो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा जो है, ये 2 पाई रेडियन के पश्चात अपने को पुनः दोहराते हैं, मतलब फिर से वही मान प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे ft बराबर साइन ओमेगा टी हम लिखें, या ft बराबर cos ओमेगा टी लिखें, और इसमें हम 2 पाई जोड़ दें, यानी t प्लस 2 पाई कर दें, तो जो स्टूडेंट गणित के हैं वो जानते होंगे कि साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बराबर होता है साइन ओमेगा टी। या इसी तरह से हम कॉस का लिखें, t प्लस 2 पाई, या ओमेगा टी प्लस 2 पाई बराबर होता है कॉस ओमेगा टी। क्योंकि ये जो साइन के या कोसाइन फंक्शन या और भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, ये 2 पाई जो है रेडियन के पश्चात पुनः अपने को दोहराते हैं। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी बराबर लिख दिया हमने साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। तो ये जो इसका कोण है ये हमने बराबर कर दिया, ओमेगा टी प्लस टी बराबर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 2 पाई। तो ओमेगा टी कट जाएगा, तो ओमेगा टी बराबर 2 पाई, तो टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। ये टी जो समयांतराल है इसको हम आवर्तकाल कहते हैं, इसको हम आवर्तकाल कहेंगे। आवर्ती गति का आवर्तकाल, यानी जितने समय के पश्चात वो अपने को दोहराएगा, वो जो है उसका आवर्तकाल कहलाएगा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन में एक पूरा चक्कर कर लेती है, तो 365 दिन क्या हुआ? आवर्तकाल हुआ। उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो है लगभग 28 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। तो इस तरह से चंद्रमा के लिए जो आवर्तकाल का मान जो हो गया वो 28 दिन हो गया। तो यहां पर वो समयांतराल जिसके पश्चात वो गति पुनः जो है दोहराई जाती है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। अब हम दूसरे प्रकार की गति की बात करते हैं, वो है दोलनी गति या कंपनिक गति। इसमें क्या होता है कि देखा होगा कि कोई तार है, दोनों तरफ कसा हुआ है, और उसको हम थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, छेड़ दें, तो वो ऊपर नीचे गति करने लगता है। झूला जो है वो आगे पीछे गति करता है। तो ये जो है ऐसी आवर्त गति है जिसमें कि कण अथवा पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अपनी गति को दोहराता है। तो इस प्रकार की गतियों को हम दोलनी गति या कंपनी गति कहते हैं। अब जो पहली वाली गति थी जो कि आवर्ती गति थी, और ये दोलनी गति या कंपनी गति है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको भी समझना जरूरी है। देखिए यहां पर दोलनी या कंपनी गति में जो है
वस्तु या पिंड अपनी एक निश्चित स्थिति, जिसको हम साम्य स्थिति, साम्यावस्था या माध्य स्थिति कहते हैं, उसके दोनों तरफ आगे पीछे गति करता है। तो यहां पर एक साम्य स्थिति, एक बिंदु लिया गया है। वो बिंदु जो है, वो स्थिति जो है, उस वस्तु की साम्य स्थिति कहलाती है। और उसी साम्य स्थिति के आगे दोनों तरफ गति होगी, यानी इधर से उधर, उधर से इधर गति वस्तु करेगी। जैसे कि मान लिया हमने एक पेंडुलम ले लिया, पेंडुलम का नाम सुना होगा। यदि मान लिया कोई भारी लोहे का गोला या किसी भी धातु का गोला जो है एक धागे से बांध करके लटका दिया जाए। ये देखिए, ये हमने ये क्या है, इस सरल लोलक, इसको हम इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। ये जो स्थिति है ये साम्य स्थिति है, माध्य स्थिति है। ये सरल लोलक की माध्य या साम्य स्थिति है। अब इसको यदि हम इस तरफ ले जाएं और छोड़ दें तो ये सरल लोलक इस अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ इधर उधर गति करने लगता है। तो इस प्रकार की गति को हम दोलनी या कंपनी गति कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है ना, ये यहां पर क्या है, एक निश्चित बिंदु है, उसके इधर उधर बराबर गति होगी, तो पिंड की गति को दोलनी या कंपनी गति, काल्पनिक गति कहेंगे। प्रत्येक, और इसमें हमें यह मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक आवर्ती गति जो होती है वो जो है, प्रत्येक आवर्ती गति कोई जरूरी नहीं है कि वो दोलनी गति हो, लेकिन प्रत्येक दोलनी गति जो होती है वो आवर्ती गति होती है। इसलिए इसकी परिभाषा में हमने ये लिखा है, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में, जब आवर्ती गति में वो किसी दिए गए निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ को बार बार दोहराएगा, तो उसको हम जो है दोलनी गति या काल्पनिक गति कहेंगे। तो इस तरह से जो प्रत्येक दोलनी गति तो आवर्ती गति हो सकती है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक निश्चित समयांतराल के पश्चात ये जो है पुनः उसको उसी गति को दोहराती है। तो ये आवर्ती गति तो है, यहाँ एक समयांतराल है, समय निश्चित है, उसके बाद पुनः ये गति दोहराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है, जो परिभाषा हमारी दोलनी गति की है, उसमें क्या है कि एक निश्चित बिंदु के इधर उधर जो गति होती है उसको हम दोलनी गति कहते हैं या कंपनी गति कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो परिक्रमण है वो दोलनी गति नहीं है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण भी दोलनी गति नहीं है। तो दोलनी गति जो होंगी वो तो सब आवर्ती गति होंगी, लेकिन जो है सभी आवर्तीगत दोलनी गति होना जरूरी नहीं है। तो परिभाषा से हमें स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी गति को हम दोलनी या काल्पनिक गति कहेंगे और किसको हम आवर्ती गति कहेंगे। अब यहां पर हम दोलनी गति के लिए एक बल की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। उसको जरा समझते हैं। देखिए यहां पर ये सरल लोलक मैंने बनाया है, और ये सरल लोलक जो है वो दोलनी गति कर रहा है, झूला दोलनी गति करता है। एक स्प्रिंग में इस तरह से बाहर लटका दे और इसको नीचे की तरफ खींचे तो ये भी दोलन गति करने लगेगा, वाइब्रेशन करने लगेगा। तो ये कुछ उदाहरण है। तो यहां पर देखिए ये साम्य स्थिति है, और साम्य स्थिति में इस पर जो पिंड पर जो लटकाया गया है वो उस पर बल कैसे लग रहे हैं उसको देखिए। ये भार इसका जो है नीचे की तरफ लग रहा है, और ये जिस रस्सी से बांध के लटकाया गया है उसमें तनाव होगा, तनाव T ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये साम्य स्थिति में क्या है कि नेट बल जो है शून्य है,
क्योंकि T बराबर है mg के, तो T माइनस mg बराबर 0 के है। इन दो बलों का, दो बल इस पे लग रहे हैं और दोनों बल की दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण में बराबर हैं, तो नेट बल जो है 0 लग रहा है। लेकिन जब इसको हम विस्थापित कर दें, इस साम्यावस्था से विस्थापित कर दें और A से B में ले जाएं, तो यहां पर देखिए जरा, वस्तु का भार अभी भी नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा, है ना, mg जिसको हमने कहा। अब इस mg को हमने, ये देखिए कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा होगा, और इस mg को दो लंबवत घटकों में वियोजित कर दें, तो ये एक घटक हमारा mg cos थीटा प्राप्त होगा, जो कि इस रस्सी के में जो तनाव होगा उसको संतुलित करेगा, और दूसरा घटक जो होगा वो mg sin थीटा होगा। ये बल इस पिंड को छोड़े जाने पर, ये बल mg sin थीटा है, वो इस पिंड को उसकी साम्यावस्था की ओर लाने का प्रयत्न करेगा। तो यहां पर जो बी स्थिति में है, हम कह सकते हैं कि नेट बल का मान, इस पर जो इस पिंड पर लगने वाले नेट बलों का मान 0 नहीं है। ये देखिए, ये T बराबर तो mg cos थीटा है, T बराबर है mg cos थीटा, लेकिन ये बल छूट गया, ये वाला, तो ये जो है किसी अन्य बल से संतुलित नहीं हो रहा है, और ये किस तरफ लग रहा है, इस पिंड पर साम्यावस्था की ओर लग रहा है, तो इसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। जो mg sin थीटा है यहां पर, वही प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो दोलनी गति में जो है प्रत्यानयन बल लगता है, जो हमेशा जो है उस दोलन करने वाली वस्तु की साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। उसकी दिशा, प्रत्यानयन बल की दिशा किस तरफ होती है, उस दोलनकारी वस्तु की साम्य स्थिति की ओर होती है। जब यह पिंड साम्य स्थिति में पहुंचता है तो पुनः लगने वाले बल शून्य हो जाते हैं, लगने वाले बलों का परिमाण जो है वो शून्य हो जाता है, और गति के कारण ये जो है इस साम्यावस्था को पार कर जाता है, और जैसे ही पार करता है तुरंत फिर से प्रत्यानयन बल लगने लगता है, और जो इस पिंड को इधर जाने का, उससे दूर जाने का, साम्य स्थिति से दूर जाने का विरोध करता है। तो प्रत्यानयन बल हमेशा जो है किस तरफ लगेगा, साम्य स्थिति की ओर लगेगा। जब भी वो पिंड, दोलन करने वाला पिंड अपनी साम्य स्थिति से विस्थापित होगा, तुरंत जो है उसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाएगा, और जो कि उस दोलन करने वाली वस्तु को उसके साम्य स्थिति में लौटाने का प्रयत्न करने लगेगा। तो प्रत्यानयन बल जो है की दिशा जो होती है वो साम्यावस्था की ओर होती है, उस दोलनकारी वस्तु की साम्यावस्था की ओर होती है। जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कोई भार लटका हुआ है, ये है ना, अब हमने इसको, ये साम्यावस्था है, अब यदि हम इसको खींच दें, थोड़ा स्प्रिंग को थोड़ा खींच दिया, अब क्या होगा, जैसे मैंने खींचा तुरंत इसमें एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो गया। जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग को अपनी ओर, मतलब उसकी साम्यावस्था की ओर लौटाएगा, और वो स्प्रिंग में टंगा हुआ, लगा हुआ भार जो है वो ऊपर नीचे गति करने लगेगा। जिस तरह से यहां पर ये पेंडुलम गति कर रहा है, वैसे ही स्प्रिंग में लटका कोई भार भी जो है अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर जो है कंपन करेगा। तो ये कंपन के कुछ उदाहरण हैं। पेंडुलम है, घड़ी का जो दीवार घड़ी का पेंडुलम होता है वो भी अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है। स्प्रिंग में लटका हुआ भार भी दोलनी गति करता है। तार, सितार, गिटार के जो तार होते हैं वो भी दोलनी गति करते हैं, वाइब्रेट या कांपनिक गति करते हैं। तो इन सभी जो है उदाहरणों में क्या होगा, क्योंकि गति कैसी हो रही है, दोलनी गति हो रही है, तो उसमें जो है प्रत्यानयन बल लग रहा होगा। और कब लग रहा होगा, जब उस दोलनकारी वस्तु को साम्य स्थिति से विस्थापित कर देंगे।
जहां विस्थापित करेंगे तुरंत जो है उसमें एक प्रत्यानयन बल, एक प्रकार का बल उत्पन्न होगा और उसी बल को हम प्रत्यानयन बल कहेंगे, क्योंकि वो जो है उस वस्तु को साम्य स्थिति की ओर लौटाने का प्रयत्न करता है। तो ये तो प्रत्यानयन बल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी एक, जिसको कि हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसको कहते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक प्रकार की दोलनीय गति है। तो ये एक प्रकार की दोलनीय गति है जिसमें कि दोलनकारी वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल सदैव उस वस्तु की माध्य स्थिति से हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ऐसी दोलनीय गति जिसमें कि वस्तु पर, दोलनकारी वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल वस्तु की माध्य स्थिति में हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो जाए तो हम उस दोलन गति को सरल आवर्त गति कहेंगे। और ये जो प्रत्यानयन बल होगा वो उसकी दिशा तो हम बता ही चुके हैं, वो साम्य स्थिति की ओर ही रहेगी। लेकिन इसमें निश्चित क्या है? निश्चित ये है कि जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो दोलनकारी वस्तु की साम्य स्थिति से हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो सरल आवर्त गति के वैसे तो कई एक परिभाषाएं हैं, उसमें से एक ये परिभाषा है। हमने इस परिभाषा को नोट भी कर रखा है। देखिए, यह एक विशेष प्रकार की दोलनीय गति होती है जिसमें गति करते हुए पिंड पर कार्यरत प्रत्यानयन बल सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। और विस्थापन को स्पष्ट भी कर सकते हो आप। हमने तो यहां पर खाली विस्थापन लिख दिया है, और यह विस्थापन कहां है, कहां से है? वस्तु की साम्यावस्था से। सदैव जो है कार्यरत प्रत्यानयन बल दोलनकारी वस्तु या पिंड की साम्यावस्था से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। ये मान लिया साम्यावस्था है, ये जो है मान लिया यक्ष विस्थापन हुआ, तो जो लगने वाला प्रत्यानयन बल होगा वो इस यक्ष के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है, तो दोनों विस्थापन और लगने वाले प्रत्यानयन बल की दिशा विपरीत है। तो यह एक विशेष प्रकार की दोलनीय गति होती है जिसमें गति करते हुए पिंड पर कार्यरत प्रत्यानयन बल सदैव दोलनकारी पिंड या वस्तु के साम्यावस्था से हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। चाहे सिंपल साम्यावस्था की बात न कहे गए, इतना कह सकते हैं कि जो प्रत्यानयन बल है वो सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। और विस्थापन कहां से हुआ ये आपको दिमाग में रखना है। विस्थापन साम्य स्थिति से हुआ है, साम्यावस्था से हुआ है, तथा पिंड की साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। तो पिंड की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। इसमें देखिए और भी परिभाषाएं आएंगी, उसको भी हम यदि मान लिया सरल आवर्त गति की परिभाषा लिखने को आती है तो उसमें से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। क्योंकि ये सरल आवर्त गति है तो इसको गणितीय रूप से व्यक्त करने के लिए हम जो है त्रिकोणमिति की सहायता लेंगे। और जो हमारे साइन और कोसाइन जो फंक्शन हैं, फलन हैं, उनको विशेष रूप से जो है सरल आवर्त गति को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करेंगे। और वो है, सरल आवर्त गति को गणितीय रूप से निम्न सरल आवर्ती फलनों से व्यक्त किया जा सकता है। y बराबर a sin ओमेगा टी या y बराबर a cos ओमेगा टी, और या फिर जो है y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। ज्यादातर हम इन दो पहले वाले फलनों को व्यापक रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये तो अभी सरल आवर्त गति की एक तरह से परिभाषा हो गई, यानी वो दोलनीय गति जिसमें कि जो है दोलनकारी वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल दोलनकारी वस्तु की साम्यावस्था से हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है।
और सदैव ये प्रत्यानयन बल उसकी साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है, तो ऐसी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। और उसको व्यक्त करने के लिए हम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रयोग करेंगे, जो कि साइन ओमेगा टी ए वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। अब इसको डिटेल में अभी समझाएंगे, केवल अभी तो आपको ये समझना है कि हम सरल आवर्त गति को गणितीय रूप से व्यक्त करने के लिए हम साइन कोसाइन फलनों का प्रयोग करेंगे। ये सब समझ में आएगा, जो है आपको धीरज रख करके बातों को समझना है। और अभी अगला जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सरल आवर्त गति एक समान वृत्तीय प्रक्षेप के रूप में। इसको जरा समझना है। यहां से भी एक परिभाषा निकलेगी सरल आवर्त गति की। देखिए, ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या ए है, केंद्र O है, इसकी त्रिज्या ए है। इस पथ पर, इस वृत्तीय पथ पर कोई कण गति कर रहा है। ये इसका एक व्यास हो गया ए डैश। अब यदि मान लिया कण यहां पर पहुंचता है, ये बिंदु मान लिया P ले लेते हैं, यहां पर पहुंचा कण बिंदु P पर, तो इस बिंदु P से एक हमने लंब डाला। किस पर लंब डाला? व्यास पर। इस वृत्तीय पथ के व्यास पर एक लंब डाला Pn। अब जब ये पहुंचा यहां पर वो कण, तो इस बिंदु से हमने उसी व्यास पर लंब डाला, है ना। इसको भी हम n ही लिख रहे हैं, यानी पहले n यहां पे था, अब यहां पहुंच गया। अब उसके बाद पिंड जब यहां पर पहुंचेगा, देखिए मान लिया घूमता हुआ यहां पर पहुंचा, तो अब हमने फिर से लंब डाला, तो हमारा n यहां पर आ गया। जब पिंड यहां पर पहुंचा तो लंब इसके केंद्र पे पहुंच जाएगा। जब पिंड घूमता हुआ यहां पर पहुंचेगा तो उसी व्यास पर डाला गया लंब यहां पर पहुंच जाएगा। इस तरह से जब पिंड यहां पर पहुंचेगा तो उसी व्यास पर डाला गया लंब जो है वो यहां पर होगा। जब यहां पर पहुंचेगा तो उसी व्यास पर डाला गया लंब n होगा। तो आपने देखा होगा कि वस्तु कहां से शुरुआत चली है? B से चली है। इस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है एक समान चाल से। समान चाल से जो है वो गति कर रही है। तो उस गति करने वाली वस्तु या कण से यदि हम इस वृत्तीय पथ के किसी व्यास पर, हम यहां पर व्यास ले रहे हैं ए डैश पर डाले गए लंब का पाद जो n है, वो इस व्यास के अनुदिश केंद्र O के दोनों तरफ जो है इधर उधर गति करेगा। ये क्या है? वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलने वाले, गति करने वाली कण से यदि उस वृत्तीय पथ के व्यास पर ए डैश पर डाले गए लंब का पाद जो है वो क्या करेगा? उस व्यास के अनुदेश वृत्तीय पथ के केंद्र के दोनों ओर जो है लगातार इधर उधर गति करेगा। और कैसे हमें लंब डालना है उसको समझाया गया है कि जिस तरह से बिंदु P पर है तो लंब के पाद की पोजीशन ये है, केंद्र से वो इतनी दूर पर है। फिर उसके बाद जब यहां पहुंचा तो पाद यहां पर पहुंच गया। फिर जब ए पर पहुंचा, फिर उसके बाद लौटने लगा जब इधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो पाद की पोजीशन जो है केंद्र की ओर जाने लगी। फिर देखिए यहां पर आ गया, फिर केंद्र पर आ गया, फिर अब केंद्र से दूर जाने लगा। उसी लंब का पाद जो है केंद्र से दूर जाने लगा। फिर जो है यहां पर पहुंचा तो फिर से वापस लौटने लगेगा। तो इस तरह से n जो है, n क्या है? उस कण से, जो कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, उस कण से वृत्तीय पथ के व्यास ए डैश पर डाले गए लंब का पाद उस वृत्तीय पथ के केंद्र के दोनों ओर जो है लगातार जो है एक सरल रेखा जो ए डैश है उसके अनुदिश जो है गति कर रहा है, इधर उधर ही गति कर रहा है। पहले वो
ऊपर जा रहा है, फिर लौट रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर लौट रहा है, क्योंकि ये कण जो है समान गति से, एक समान गति से इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। और जब कण किसी बिंदु पर हो, वहां से इस व्यास पर लंब डाल करके देखिए, जो लंब का पाद होगा उसकी पोजीशन पता लग जाएगी। तो इस तरह से विभिन्न बिंदुओं, कण के विभिन्न बिंदुओं से यदि हम इस व्यास a' पर लंब डालेंगे तो लंब का पाद जो है वो ओ बिंदु के दोनों तरफ जो है इधर उधर गति करता हुआ दिखाई देगा। तो n द्वारा की गई गति कैसी है? एक सरल आवर्त गति है, क्योंकि एक सरल रेखा में है, बिंदु O के दोनों ओर है। सरल रेखा a' जो कि व्यास है उसके अनुदिश है, और यहां पर जो इस एक बिंदु निश्चित है वो O है। तो O बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में गति कौन कर रहा है? कण के विभिन्न बिंदुओं से डाले गए लंब का पाद है। तो इस तरह से हम एक नई परिभाषा सरल आवर्त गति की लिख सकते हैं। क्या? यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से चल रहा है तो कण से वृत्त के व्यास पर खींचे गए लंब के पाद की गति, पाद की रेखीय गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ये एक दूसरी परिभाषा हो गई सरल आवर्त गति। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और वो इसी से संबंधित सब कुछ है आगे। वो है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। ये देखिए हमारा वृत्तीय पथ है। अब मान लिया कोई कण जो है इस वृत्तीय पथ पर समान चाल से चल रहा है और t समय के पश्चात वो जो है P बिंदु पर पहुंचता है, तो ये कोण थीटा है। थीटा बराबर हो जाएगा, ये n है, ये बिंदु O से जो ON है वो विस्थापन जो है y है। जब यहां पर रहा होगा B बिंदु पर तो विस्थापन 0 होगा इस n का। जब कण जो है B बिंदु पर है तो n जो है O बिंदु पर होगा। अब कण कहां पहुंच गया? P बिंदु पर पहुंच गया, तो इस डाले गए लंब के पाद का विस्थापन ON हो गया है, जिसको हमने y से प्रदर्शित किया है t समय के पश्चात। तो यहां पर लिख दीजिए, माना कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या a है। ये त्रिज्या a है, तो ये OP भी यही होगी। यदि t समय में कण का कोणीय विस्थापन थीटा है, तो कोणीय वेग जो है, कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग बराबर हो जाएगा थीटा बटे टी, कोणीय विस्थापन बटे लिया गया समय। तो इस तरह से थीटा बराबर हो जाता है ओमेगा टी के। तो हम यहां पर थीटा बराबर ओमेगा टी लिख देंगे। तो ये देखिए ये एकांतर कोण है, तो ये भी ओमेगा टी हो गया। अब त्रिभुज ले लेंगे हम OPN। त्रिभुज OPN में साइन थीटा की बात करेंगे, और साइन यहां थीटा क्या है? ओमेगा टी के बराबर है, तो साइन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा, इसके लिए लंब है ON बटे OP, ON बटे OP। तो साइन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा बाई अपान A। तो बाई बराबर हो गया A साइन ओमेगा टी। ये जो है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण है। यह सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण है।
समीकरण। अब अधिकतम विस्थापन कितना होगा? देखिए ओ से ज्यादा वो कहां पर पहुंचेगा? ये ए बिंदु पर। एन कहां तक जा सकता है? ए तक जाएगा। फिर उसके बाद जब ये कण इधर आने लगेगा, इधर आ जाएगा ये कण, तो अब एन जो है वापस लौटेगा, फिर ऊपर पहुंचेगा, फिर ओ से दूर जाएगा। तो अधिकतम विस्थापन ए है। तो कोणीय जो है यहां से यहां तक चला गया, कोण कितना है? 90 डिग्री है, यानी π/2 है। और साइन π/2 का मान 1 होता है। यानी जब कण बी से ए पर पहुंचेगा तो उसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो साइन ओमेगा टी का मान, कोणीय विस्थापन जो है ओमेगा टी, थीटा बराबर क्या है? ओमेगा टी, उसका मान हो गया 90 डिग्री। तो बाई बराबर हो गया, अधिकतम विस्थापन जो हो गया वो ए के बराबर हो गया। अधिकतम विस्थापन के लिए ओमेगा टी बराबर हो जाएगा π/2 या कहें 90 डिग्री। तो बाई बराबर हो जाएगा ए साइन 90 डिग्री, बाई बराबर हो गया ए। ये अधिकतम विस्थापन हो गया। और इसी को हम आयाम कहते हैं, सरल आवर्त गति का आयाम। एम्पलीट्यूड किसी दोलनकारी वस्तु या कण का माध्य स्थित कहें, माध्य या कहें साम्य स्थित से अधिकतम विस्थापन दोलन का आयाम कहलाता है। तो यहां जो है आयाम जो है कितना है? ए के बराबर है, जो हमने निकाला। अब बात करेंगे आवर्तकाल, यानी दोलनकारी वस्तु जितने समय में अपना एक दोलन पूरा करती है उसे हम उस दोलनकारी वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दोलनकारी वस्तु या कण जितने समय में एक दोलन पूरा करता है उसे हम दोलन का आवर्तकाल कहते हैं। अब जैसे चित्र में हमने जो बताया था कि यहां पर जो वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, ये वृत्तीय पथ है और यहां पर देखिए ये यहां से चलना प्रारंभ किया, तो यहां से चलना प्रारंभ की तो यहां पर पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, यहां पहुंची। तो ये एक पूरा चक्कर जितने समय में वो कण लगाएगा या वस्तु लगाएगी उतने समय में यन जो है, पहले तो यन यहां पर है, केंद्र पर है, डाले गया लंब का पाद यहां पर है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगी ये यन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे। फिर उसके बाद जब इधर को आएगी वस्तु तो डाले गए लंब का जो पाद होगा वो वापस केंद्र की तरफ लौटेगा। फिर अब जो है केंद्र पर आ गया, जब वस्तु यहां पर आ जाएगी तो डाले गए लंब का पाद जो है वो इस केंद्र से दूर जाने लगेगा। और फिर जब इस में आ जाएगी यहां पर इन स्थितियों में तो डाले गए लंब का पाद जो है पुनः ओ की तरफ लौटेगा। इस तरह से यन जो है अपना एक कंपन पूरा करेगा, एक दोलन पूरा करेगा। कैसे? वो इस ओ से ए पर पहुंचेगा, फिर ए से पुनः ओ पर आएगा, ओ से बी पर ए डैश पे पहुंच जाएगा
और ए डैश से पुनः जो है ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक दोलन पूरा होगा। कहां से कहां तक देखिए, ऐसे गया, लौटा, ए डैश पे पहुंचा और ए डैश से पुनः ऊपर पहुंच गया। तो ये बिंदु ओ है, ओ से इधर गया, ए पर पहुंचा, लौट करके बी पर पहुंचा और बी से पुनः ऊपर जब आ गया तो जो है एक पूरा कंपन हो जाएगा। मतलब जितने समय में ये कण या पिंड इस वृत्तीय पथ पर एक पूरा चक्कर करेगा, उतने समय में जो हम व्यास पर लंब डाल रहे हैं उसका पाद भी एक पूरा कंपन कर लेगा। तो इस कंपन को करने में, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा वो हम इसका आवर्तकाल कहेंगे। और इसमें इतने समय में कोणीय विस्थापन कितना होगा, 2 पाई का होगा। तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटे कोणीय वेग। और यहां पर हम कोणीय वेग ओमेगा ले रहे हैं, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, 2 पाई हुआ, कोणीय वेग ओमेगा हो गया, तो टी का मान जो हो गया वो 2 पाई बटे ओमेगा हो गया। अब हम बात करेंगे आवृत्ति की। तो आवृत्ति क्या होती है, सीधी सी बात है, किसी दोलनकारी या कंपनकारी वस्तु या कण द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को दोलनकारी वस्तु या कण की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं यानी एक सेकंड में जितने दोलन पूरे होते हैं, किसी दोलनकारी वस्तु या कण द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को दोलनकारी वस्तु या कण की आवृत्ति कहते हैं। कैसे, देखिए, टी सेकंड में पूरे दोलनों की संख्या, पूरे किया गया दोलन, पूरा किया गया दोलन बराबर है 1 के। तो एक सेकंड में कितने दोलन होंगे, एक सेकंड में पूरे किए गए दोलन बराबर हो जाएगा 1/t। तो आवृत्ति जो हो जाती है, आवृत्ति को हम यानी एफ से निरूपित करते हैं। आवृत्ति बराबर होती है 1/t, मतलब 1 आवर्तकाल। तो टी का मान इतना है तो n बराबर हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए ω/2 पाई। ये n का मान आवृत्ति का सूत्र प्राप्त हो गया। अब हमें एक और इंपॉर्टेंट जो है टर्म है जिसको हम कला कहते हैं। कला क्या होती है उसको समझना जरूरी है। कला, इसको हम हिंदी में तो कला कहते हैं और इंग्लिश में फेज कहते हैं। कला, फेज। किसी दोलनकारी वस्तु या कण की कला किसी क्षण वस्तु की स्थिति तथा दिशा को निरूपित करती है। दिशा को स्थिति बताती है, कला क्या बताती है, स्थिति और दिशा, कंपन की दिशा लिख दीजिए या दोलन की दिशा कह सकते हैं। दोलन की दिशा व्यक्त करती है। और इसे हम जो है कोण से व्यक्त करते हैं। कैसे, जरा समझने की कोशिश करें। वैसे तो मैथमेटिकल रूप में तो हम कोण से व्यक्त करते हैं,
लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, कला होती क्या है। जैसे मान लिया कोई वस्तु दोलन कर रही है, और यदि हम किसी दूसरी दोलनकारी वस्तु से हम उसकी तुलना करें, है ना। जैसे मान लिया एक सरल लोलक ए है, दूसरा सरल लोलक बी है, ठीक है। अब यदि ये सब ए और बी सरल लोलक अपनी साम्य स्थिति से, ये साम्य अवस्था स्थित है, इस समय एक ही दिशा में गति प्रारंभ करें, ये दोनों सरल लोलक ए और बी एक साथ अपनी साम्यावस्था से मान लिया दाहिनी तरफ को जा रहे हों, तो हम कहेंगे दोनों सरल लोलक जो हैं वो समान कला में हैं। यदि मान लिया सरल लोलक ए जो है अपनी साम्यावस्था से बाईं तरफ जा रहा है और ये दाईं तरफ जा रहा है, उसी समय जिस समय ये सरल लोलक ए बाईं ओर विस्थापित हो रहा है, उसी समय सरल लोलक बी दाहिनी ओर विस्थापित हो रहा है, तो हम कहेंगे ये दो सरल लोलक ए तथा बी विपरीत कला में हैं, विपरीत कला में दोलन कर रहे हैं। जैसे मार्च करते हुए सोल्जर, यदि सारे सोल्जर जो है एक साथ मान लिया अपना दाहिना पैर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब उन सभी सोल्जर्स के पैर जो है समान कला में हैं। यदि मान लिया किसी सोल्जर का पैर ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी कला जो है अलग है और सोल्जरों की तुलना में। तो कला जो है क्या बताती है? स्थिति बताती है, दोलनकारी वस्तु की स्थिति कहां पर है और किस दिशा में वो विस्थापित हो रही है अपनी साम्यावस्था से। तो दो बातें, और उसको कोण से व्यक्त करते हैं। तो देखिए जरा, चित्र से समझिए जरा कला को। हम कला की बात कर रहे हैं, कला के बारे में तो हमने लिख दिया है, लेकिन फिर भी इसको हम चित्र से समझते हैं। देखिए मान लिया ये कोई वस्तु है वृत्तीय पथ पर, और किसी क्षण ये P0 पर है, और ये जो है उसकी रिफरेंस लाइन B से जो है ये फाई कोण पर है। अब T समय के पश्चात वो मान लिया वस्तु P पर पहुंच जाती है, तो P से लंब डालिए इस पर, ये n हो गया। अब T समय के पश्चात यानी ये T बराबर 0 पे है और ये T बराबर T पर है, तो ये कोण जो है थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा T के बराबर, ये वाला इतना कोण। तो पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये एकांतर कोण बनेगा, तो ये जो है ये फाई है, ये ओमेगा T है, तो ये वाला कोण बन जाएगा ओमेगा T प्लस फाई। तो त्रिभुज OPN, त्रिभुज OPN में साइन थीटा, इसको हम y लिख देते हैं, ये a है ही है, तो साइन थीटा, साइन OPN में हम देखिए ये पूरा कोण ले रहे हैं थीटा की जगह पर, ओमेगा T प्लस फाई बराबर हो जाएगा ON बटे OP बाई बटे ए, ऋषि गुणा करें तो बाई बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा T प्लस फाई। ये कला है, ओमेगा T प्लस फाई। इस क्षण जब वो बिंदु P पर पहुंचा है कण, कला को प्रदर्शित कर रहा है। कला ओमेगा T प्लस फाई कला को, कण की कला को, कण की कला को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर फाई क्या है? फाई जो है वो आदि कोण है, इसको हम इंग्लिश में इपोज कहते हैं। आदि कोण है, और मतलब पहले से ही जो है रेफरेंस लाइन से वो फाई कोण पे था। प्रारंभिक स्थिति जो है P0 थी, और T समय के पश्चात वो P पर पहुंचा है, तो ओमेगा T कोण और जो है कोणीय विस्थापन हो गया, तो टोटल जो है कोणीय विस्थापन ओमेगा T प्लस फाई है। तो ये जो है कण की कला है, बिंदु P पर पहुंचा है तब, और ये इसको हम आदि कोण कहेंगे, प्रारंभिक कोण कह सकते हैं। अब हम सरल आवर्त गति में कण का वेग निकालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कण का वेग
देखिए विस्थापन हम निकाल चुके हैं। विस्थापन का समीकरण जो है, विस्थापन बराबर है हमारा y बराबर a साइन ओमेगा टी। अभी जो हमने फार्मूला प्राप्त हुआ था y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये जो है सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण है। इसको याद रखिए, ये सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण है। ये इसका आगे भी प्रयोग होगा। विस्थापन ये था। अब हम सरल आवर्त गति में वेग निकालते हैं। सरल आवर्त गति में वेग का फार्मूला निकालेंगे, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी इन SHM, चूंकि y बराबर है a साइन ओमेगा टी, तो समय इसका अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y बराबर आ जाएगा dy बाई डी टी। लिखेंगे भाई क्यों होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इसका अवकलन हम अपने वीडियो में पहले बता चुके हैं। ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी होगा, गुणा इसका t के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी, a ओमेगा cos ओमेगा टी। ये हो गया। dy बाई डी टी को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो ये वेग का एक जनरल सूत्र प्राप्त हो गया है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी को, ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, देखिए बदल करके हम जो हमारा सूत्र है, देखिए ए ओमेगा लिखा, वर्गमूल लिख दें इसको, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख दें। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो देखिए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसकी जगह हमने अंडर रूट लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा था उसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी ओमेगा टी लिख दिया। अब हमें इस सूत्र से, ये जो विस्थापन का समीकरण है, इससे हमें मालूम है कि साइन ओमेगा टी बराबर क्या है, बाई बटे ए है। तो यहां पर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान जो है बराबर हो जाएगा बाई स्क्वायर बटे ए। ये चीज यहां पर हम लिखेंगे। तो हमें वेग v बराबर हो जाएगा ए ओमेगा वर्गमूल 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर। भाई जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो अब ए जो है स्क्वायर में है, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ, तो ए बाहर आ जाएगा, है ना। तो ए ओमेगा बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए कट गया। तो v बराबर हो गया अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वेग का एक दूसरा समीकरण क्या कहें, सूत्र प्राप्त हो गया। अब यहां पर वेग का मान अलग अलग निकाल लेते हैं। यदि y बराबर 0 है, y बराबर 0 मतलब वो साम्य स्थिति में है। कण जो है कहां पर है, कण जो है साम्य स्थिति में है। तो ये y का मान 0 कर रख देंगे, तो वेग v बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया तो v बराबर हो गया ओमेगा ए, जो कि अधिकतम होगा। यानी जब कण जो है साम्य स्थिति में पहुंचेगा दोलन करता हुआ, तो उसका वेग अधिकतम हो जाएगा। और जब अधिकतम विस्थापन में होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, सेकंड है, यदि y बराबर a है अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, तो
v बराबर हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। v बराबर हो गया ओमेगा इंटू शून्य, v बराबर शून्य। मतलब जब वो अपनी साम्यावस्था से गुजर रहा होगा उस समय वेग अधिकतम होगा, और जब वो अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगा, जैसे ये पेंडुलम है साम्यावस्था में है, तो उस समय जब ये साम्यावस्था को क्रॉस करेगा उस समय इसका वेग अधिकतम होगा, और जब ये अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगा तो उस समय वेग एक क्षण के लिए शून्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम जो है वेग की दो विशेष परिस्थितियां हमने निकाली, जिसमें ये वेग जो है एक बार तो अधिकतम हुआ और ये जो है न्यूनतम हो गया, न्यूनतम। तो इस तरह से हमने वेग की गणना कर ली। अब हम सरल आवर्त गति में त्वरण की गणना करते हैं। सरल आवर्त गति में त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। क्योंकि वेग हम निकाल चुके हैं, v बराबर आया था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको हम समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। करने पर देखिए dv बाई डी टी बराबर हो जाएगा a ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, इंटू साइन ओमेगा टी बराबर होता है माइनस कॉस, सॉरी ये कॉस ओमेगा टी है। कॉस ओमेगा टी का जो है अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का आएगा साइन ओमेगा टी, और इसको फिर से कर देंगे तो ओमेगा और आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो सूत्र प्राप्त होगा ए माइनस का साइन ए ओमेगा और ओमेगा की गुणा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और ए को इधर ले जाइए साइन ओमेगा टी। ये डीवी बाई डी टी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये सूत्र बन गया, और इसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन है भाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो त्वरण अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। ये हमें त्वरण का सूत्र प्राप्त हो गया। यहां भी दो स्थितियां ले लीजिए, है ना। दो स्थितियां लिया तो पहली स्थिति जो है, यदि y बराबर a है तो अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, अधिकतम विस्थापन में त्वरण का मान जो होगा वो कितना आएगा? त्वरण अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, जो कि अधिकतम होगा। यानी जब कण अपनी साम्यावस्था से अधिकतम दूरी पर होगा उस समय त्वरण अधिकतम होगा। और दूसरा है यदि y बराबर शून्य है, यानी साम्य स्थिति में है, साम्य स्थिति में है, तो त्वरण का मान जो है, तो त्वरण अल्फा बराबर है, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू शून्य, अल्फा बराबर शून्य हो गया। यानी साम्यावस्था में जब कण गुजर रहा होगा उस समय त्वरण जो है उसका शून्य होगा। वेग देखिए अधिकतम था साम्यावस्था में, त्वरण जो है शून्य है, और जब वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगा तो त्वरण जो है अधिकतम है, जबकि वेग जो है वो शून्य है। तो इस तरह से हमने त्वरण, सिंपल हार्मोनिक मोशन में त्वरण तथा वेग के सूत्र प्राप्त किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अगले वीडियो में हम इसको और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये त्वरण निकालना और वेग निकालना जो है, और विस्थापन का समीकरण, ये तीन चीजें जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसको समझ करके याद करिए परीक्षा के लिए। तो उम्मीद है कि ये चीजें जो हैं, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।